दोस्तों जौहार, नमस्कार। दोस्तों मैंने दिन में भी एक पोस्ट की थी और उस पोस्ट के ज़रिए मतलब आप लोगों को एक्चुअली जो हमारे तिलका मांझी हैं, मतलब तिलका मांझी जो एक्चुअली जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी थी, और सिर्फ जान ही कुर्बान नहीं की बल्कि मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके नाम है। वैसे तो उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपन जैसे बात करें प्रथम शहीद की, देश की मतलब स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद की, तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि वो सब या तो 1920 के आसपास पढ़ाया जाता है या 1910 के आसपास का पढ़ाया जाता है, 1910, 20, 30 में मतलब जो भी शहीद हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जो हमारा इतिहास है उसे छुपाया गया है। हमारा जो रियल इतिहास है, एक्चुअली हमारे लोग हैं जो आदिवासी लोग हैं, ये अंडर कॉन्फिडेंट क्यों रहते हैं, ये जनजाति जो है ये गुलामी के लिए बिल्कुल तैयार क्यों रहती है? क्योंकि इनको गुलामी परोसी गई है, इनके जहन में मतलब सुइयां चुबो चुबो कर वो गुलामी भरी गई है। ये प्रॉब्लम है इन लोगों का। तो इसलिए आज भी ये अपने पूर्वजों का सम्मान करें ना करें, है ना, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनके पूर्वजों का सम्मान जरूर करते हैं। जैसे कि आप मतलब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि किस तरह से परोसा गया है। जैसे मैं बात करूँ हमारी कुल देवी की, मैं बात करता हूँ तो हमारी कुल देवी के लिए हम किसी से मतलब किसी पंडित से मतलब कोई भी पंडित, हमारी जो कुल देवी है वो पता है कि हमारी जो पूर्वज हैं उन्हीं में से हमारी देवी है। वो हमारे दादा की दादी रही होगी, उनकी दादी रही होगी, उनकी दादी रही होगी, उनकी दादी रही होगी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी भी मतलब ये पोंगा पंडित हैं जो गांव गांव में ये चक्कर लगाते रहते हैं। एक्चुअली किस तरह का मैसेज देते हैं कि आपको आज के दिन जो प्रॉब्लम्स है ना, बस वो दुर्गा माँ की वो थोड़ी कृपा कम है या वैष्णो देवी की कृपा कम है, तो आप ऐसा करो एक वो वैष्णो देवी के वहां पे जाके आ जाओ, वहां पे दर्शन करके आ जाओ, क्योंकि वहां पे उनके बाप बैठे हुए, उनको दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए, उनको हेलीकॉप्टर में राइड करने का पैसा आएगा, उनको घोड़े पे बैठवाने का पैसा आएगा, मतलब 50 तरह से सारे ठेके तो इन्हीं लोगों ने लिए हुए हैं। तो ये सारी बातें होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि बाकी आप लोगों के हाथ में है, लेकिन हम लोग जो हैं मतलब कम से कम जो रियल इतिहास है उसे निकाल के तो आप लोगों को परोसे। अब खाना नहीं खाना आपके हाथ की बात है। तो इसीलिए आज फिर से जो डॉक्टर जितेंद्र है वो अभी जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही हो तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो वो जुड़ने वाले, वो आपको तिलका मांझी साहब के बारे में मतलब काफी डिटेल में बताने वाले हैं, और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कब हुआ था। एक्चुअली अपन 1857 की बात करते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं। लेकिन उससे पहले तो कितने ही सारे संग्राम हो चुके थे, मतलब 200 स्वतंत्रता संग्रामों का तो नाम मैं गिना सकता हूं। तो फिर उसको अब कैसे बोलोगे कि वो मतलब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो पहला था? तब तक तो कितने ही आदिवासी वीरों की कुर्बानी चढ़ गई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले जो लोग मलाई खा रहे थे उन्होंने मतलब 200 साल तक तो मलाई खाते रहे, है ना। और जब उनके जो पाखंड वाखंडों का जब विरोध होने लगा, उनकी जो छोटी मोटी किताबें हैं, काल्पनिक ग्रंथ है, उनको जब अंग्रेज होली जलाने लगे तब उन्हें दिक्कत होने लगी। जब तक मलाई खा रहे थे कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। और उसके लिए अपने राजपाट बचाने के लिए और अपना ये पाखंड बचाने के लिए मतलब ये जब युद्ध के मैदान में उतरे तो ये उसको नाम दे रहे हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये सारी बातें हैं। तो मतलब अपने इतिहास को भी पढ़ो, अपने पूर्वजों को भी जानो, अपने पुरखों को भी जानो, और अपने पुरखों की जो विरासत है मतलब उसको भी बचाओ। पुरखों की विरासत से मेरा मतलब है कि जिस तरह से आपके जो जंगल जमीन है, जैसे मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, वो आपका गांव है, वहां का जो चरागाह है वो भी आपका है, कोई नदी पहाड़ नाले हैं वो भी आपके हैं। मतलब कोई भी है, सरकार उस तरह की विधानसभा में या पार्लियामेंट में पॉलिसी बना देती है और ये लोग ले लाइसेंस और वहां पे खुदाई करने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये लोग लेते हैं, जैसे 100 मीटर का लेते हैं तो किलोमीटर तक ही ये खोद के रख देते हैं, पूरे पहाड़ को, पूरे नदी को, पूरे पर्वत को। मतलब क्या हो रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा। और आज के दिन राजस्थान में है, बिल्कुल पीक पे चढ़ी हुई है। एक हमारे वैसे ही हमारे समाज के जो भगत सिंह है ना, उन्होंने इस मामले को मतलब जोर शोर से उठाया हुआ है, पूरा सामना किया हुआ है। हालांकि उनके खिलाफ आज के दिन कहा जाए तो मतलब सिस्टम का भी काफी हिस्सा है, लेकिन हार नहीं मान रहे। किसी भी हद तक वो कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। बात बहाली की नहीं है, बहाली तो हो जाए, नौकरी में क्या है, नौकरी में तो फिर से गुलामी करनी है, तो गुलामी तो कोई भी कर सकता है ना। तो सिर्फ बात यहाँ पर बहाली की नहीं होती है ना,
बात तो उस खुददारी की है, उनकी जो बेइज्जती हुई है उसकी है, उनकी वाइफ की जो इज्जत हुई एक तरह से पूरी उछाली गई, उन्हें नचनिया कहा गया, बात तो उसकी है ना। और भी मतलब 10 चीजें होती है। तो इस तरह की चीजें भाइयों, आप लोगों के भी खून में तभी उबाल आएगा, अदरवाइज तो ये भगत सिंह जितना भी करोगे आप, जिन जिनको भगत सिंह आप लोग बताते थे उनका पता है ना कि कहाँ पे कौन समाज के साथ में आज खड़ा हुआ है, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना, जितने आपके सरदारवीर है। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से किसी को भी कोई बात बुरी लगे, है ना, और कोई भी हर्ट हो। शायद डॉक्टर साहब अभी जुड़े नहीं है। एक मिनट, एक्चुअली डॉक्टर जितेंद्र भी जुड़ने वाले हैं, थोड़ा वेट करते हैं अपन, जब मैं कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही हो तो आप भेजिए प्लीज रिक्वेस्ट। तब तक मोटा मोटा से मैं बता देता हूँ कि जो हमारे तिलका मांझी साहब थे, मतलब इनका जो जन्म एक्चुअली कब हुआ था, 1700 एक्चुअली 50 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। तो और जो 1771 यानी जब ये 21 साल के थे तब ये एक्चुअली स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। मतलब पहले भी ये छोटे छोटे कई आंदोलन हो रहे थे, जो एक 71 से और 75 तक चला था, दूसरा उसके बाद में चला था, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्चुअली इनके जो किस्से हैं वो शुरू हुए थे 1881 से। और मैं डॉक्टर साहब को एक कॉल कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही, आप कुछ कमेंट कीजिए, मैं दिखाई तो दे रहे हो आप। अच्छा एक मिनट, डॉक्टर जितेंद्र, ओके जी जी सर, मैंने जोड़ दिया। हाँ डॉक्टर साहब। जी उम्मीद है जी मैं सर। काफी देर से इंतजार कर रहा था लेकिन शायद रिक्वेस्ट पहुंच नहीं रही थी सॉरी कुछ सर, तो। मेरे को दिखाई नहीं दिया था, मैं नहीं नहीं नीचे नहीं, देख रहा था बॉटम पे, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट ऊपर थी। कोई नहीं जी जी जी, जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। नहीं, मेरे पास में कुछ सर ज्यादा नहीं है कंटिन्यू के लिए, एक्चुअली क्या है कि वो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो ये लोग वो उस वीडियो को बल्कि कम लोग देखते हैं, और मतलब 15-20 मिनट में ही अपन पूरा सारांश बता देते हैं ना, तो मतलब वीडियो अच्छा चलता है, ज्यादा लोग उसको देख पाते हैं। और हमारा मकसद तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे जो आदिवासी इतिहास है वो पहुंचे। तो यदि आपको कोई अभी काम नहीं हो फिलहाल तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। जी नहीं नहीं, बिल्कुल मैं स्टार्ट करने की रेडी हूँ। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को जोहार। अ, अभी मैं माफी चाहता हूँ, लेट हो गया। दरअसल अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली थी कि हमारी जो पुस्तक है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, उसका जो है मराठी संस्करण छप करके आ गया है मार्केट में जो है। क्या बात है सर, क्या तो बात है। आज वो मैसेज तो सुबह का आया हुआ था लेकिन मैंने अभी आकर के, क्योंकि आज दिन भर पुस्तक मेले में थे तो जी। वो चेक नहीं किया, तो अभी चेक किया तो उन्होंने कहा कि सर वो पुस्तक आ गई है। हम्म। और वो जो है अभी आज क्या है कि उसको लेकर के जो आदिवासी एकता परिषद का जो सांस्कृतिक महासम्मेलन आज चल रहा है मध्य जी प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, उसमें एक जगह है नेपा नगर, वहां पर हर साल क्या है कि हालांकि अलग अलग हिस्सों में देश भर के आदिवासियों का ये इस सम्मेलन होता है इसी तारीख को, 13 14 15 जनवरी को। जी। इस बार वो मध्य प्रदेश के पास वो जिम्मेदारी थी, पिछली बार वो जो गुजरात में था, उससे पहले दादरा नगर हवेली में, इस तरीके से। तो वहां पर उस पुस्तक को जो है आज वहां पर ले जाया गया, वहां लोग देख रहे पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, तो ये तो एक जानकारी थी, तो इसलिए मैं सो नहीं, बहुत अच्छा है सर आपने बताया, और लोगों को पता भी होना चाहिए। एक्चुअली हमारे जो लोग हैं ना, हमारे मतलब एक्चुअली जो हमारे युवा हैं हमारे समाज के, मतलब उनमें बहुत मतलब बहुत ही अच्छी इच्छा जागी, एक तरह से क्रांति चल रही है अपने इतिहास को समझने की, अपनी राजनीति को समझने की, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने की। मतलब पहले से आप कंपेयर करें तो बहुत ही इजाफा हुआ है। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि आपकी जो राष्ट्र निर्माण में आदिवासी योगदान है ना, ये बुक है, तो इसी तरह की उन्हें बुक्स का इंतजार है। और आपने बताया कि वो मराठी में भी अभी मतलब ट्रांसलेट हो गई है, तो ऑब्वियसली पूरे हिंदुस्तान को उसका फायदा मिलने वाला है ना। तो आप मतलब बीच बीच में कभी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा बुक्स का भी बता दिया करें ना, आधा मिनट का, तो बहुत ही अच्छा इनको मतलब फायदा मिल सकता है नहीं लोगों को। बिल्कुल मैं आज मैं चाह रहा था कि उसी से शुरू करूं, क्योंकि आज दो किताबें और आई जिनके आज विमोचन हुआ और उस विमोचन का मैं हिस्सा भी था।
जी एक सर। किताब आई है जिसको जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी, उसका बिल्कुल टाइटल सर, है बिल्कुल। जी। मारवाड़ के डकैत, रॉबिन हुड पदिया मीणा की किताब है। जी सर। ये 19वीं सदी में मारवाड़ के भीतर एक आदिवासी नायक है जिसका नाम है पदिया मीणा, जी जिसके सर। बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो उनको बेस बना करके आज एक किताब आई है, और वो कोई साहित्य की किताब नहीं, वो इतिहास का एक ग्रंथ है, और उस पूरी यात्रा को वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि मारवाड़ के मीणाओं को किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से लड़ाइयां लड़ी, जी। और किस तरीके से पूरे मीणाओं के एक बड़ा ग्रुप, एक आर्मी चलती थी, और उसे ब्रिटिशर्स ने मारवाड़ के जो राजे रजवाड़े थे उन्होंने जो है डकैत बता करके क्रिमिनल ट्रायल में डाला, और वो एक पूरी जर्नी उस किताब में उन्होंने दी है। वो सुभाष कुशवाहा जी की किताब है। दूसरा एक किताब और आई है, वो है आदिवासी गौंड के नाम से, और जी। वो समाज सत्ता संघर्ष के नाम से वो किताब है, वो भी उन्हीं की किताब है। और वो किताब भी जो है गौंड समाज का जो इतिहास है उसको वो किताब हम सबके सामने लाती है। वो हिंद युग से वो किताब आई है। तो दोनों किताबें आज ही आई, और मुझे लगता है कि खास करके पदिया मीणा वाली किताब तो जो है पढ़ी जानी चाहिए, जरूर पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि देखो इस तरीके का जो भी लिटरेचर आ रहा है, मेरा ये मानना है कि अगर वो लिटरेचर साइंटिफिक टेम्परामेंट को ध्यान में रख करके लिखा जा रहा है, तो जरूर इस तरीके की किताबों को हमें तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि मीणा इतिहास पर जितना कुछ लिखा जा रहा है, जितना कुछ आदिवासी इतिहास पर लिखा गया, उसमें आप ये समझिए जो है बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि बहुत ही दिग्भ्रमित करने वाला है, या ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत ब्लंट होकर के नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो हमारे नौजवानों को भटकाने वाला मामला है। उस जो किताबें आ रही हैं ज्यादातर इतिहास पर, खास करके आदिवासी इतिहास, तो इसलिए इस तरीके की किताबें अगर आती है तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए। खैर, आज की जो चर्चा है उसको हम शुरू करते हैं। और चर्चा दरअसल आज की तारीख में जयपाल सिंह मुंडा, सॉरी, तिलका मांझी को लेकर के है। और तिलका मांझी आज के दौर में रिलीवेंस इसलिए उनका बन जाता है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आदिवासियों को लेकर के लगातार हर गली मोहल्ले में, नुक्कड़ चौराहों पे, और सरकारें बहुत ध्यान दे रही है, खास करके क्योंकि उन्हें लगता है कि आदिवासी एक ऐसा हिस्सा है जिसके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए लगातार सरकारें अलग अलग तरीके का काम कर रही है, और इसलिए वो उन पे ध्यान भी दे रही है। लेकिन तिलका मांझी को आज अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहली बार इतिहास के पन्नों से जो है उठा करके आम जनता के बीच में लाने का काम किया था बिहार में, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, और 90 के दशक में पहला रिजीम जब था। और उन्होंने जो है तिलका मांझी के योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए पहली बार जो भागलपुर का विश्वविद्यालय था, उस भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय किया था। और ये पहली बार था कि तिलका मांझी को पब्लिक डोमेन में रिकॉग्नाइज किया गया। अदरवाइज उससे पहले कोई ऐसा था ही नहीं जो उनके योगदान को रिकॉग्नाइज कर रहा था। और उसके बाद लोगों की क्यूरियोसिटी जगी कि भाई ये कौन व्यक्ति है, इसके बारे में ऐसा क्यों है कि सरकार ने ही नाम बदल दिया पूरे विश्वविद्यालय का। तो वो पहली बार था। फिर जो भागलपुर कलेक्टर का जो ऑफिस था, उसके बाहर का जो चौराहा था उसे तिलका मांझी चौराहे के नाम से जान दिया गया। और उसके सामने जो एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उसे भी ये माना गया कि भाई तिलका मांझी को इसी जगह फांसी दी गई थी, तो उस पेड़ को भी प्रिजर्व करने की बात हुई, और उस समय उसको संरक्षित करने की तमाम कोशिशें हुई। बाद में जी। आज वो पेड़ है कि नहीं है वो तो खैर वो अनजाने वाले लोग बताएंगे, लेकिन इस तरीके का काम ये हुआ था। जी। खैर, तो आज के दौर में तिलका मांझी को जानना इसलिए भी आदिवासियों के लिए जरूरी है क्योंकि इतिहास की किताबें ये बताती है हमें कि आजादी की जो लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, वो तो या तो मंगल पांडे से शुरू होती है, या 1857 की क्रांति से शुरू होती है, या कांग्रेस के बनने के साथ शुरू होती है। कोई कहता है मुस्लिम लीग के साथ शुरू होती है, कोई कहता है कि गांधी जी के साथ शुरू होती है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई 18वीं सदी के तभी शुरू कर दी थी जब अंग्रेजों ने यहाँ रूल करना शुरू किया था। जी। और वो पहला वाक्य अगर हम लोग देखें तो 1757 के प्लासी और बक्सर के कुछ ही समय बाद, जब उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी और फौजदारी जब अंग्रेजों के कब्जे में चली गई थी, तभी पहली बार आदिवासियों ने बगावतें शुरू कर दी थी। और पहला बड़ा बगावत जो है 1778 से लेकर के 1784 के बीच में, ये 6 साल तक चला था।
जो कि पहाड़िया आदिवासियों की तरफ से किया गया था, जिसका नेतृत्व तिलका मांझी कर रहे थे। आज जिनका जन्मदिन है 13 जनवरी 1700 जो है 50-51 के आसपास उनकी 50 के आसपास उनका डेट ऑफ बर्थ आता है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, लेकिन 13 जनवरी को उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स उनकी जो है इस बात की तस्दीक करते हैं। खैर, तो ये वो दौर था जब गैर आदिवासियों ने खास करके आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने आदिवासी इलाकों में, अब इससे पहले क्या हो रहा था कि अंग्रेजों के आने के पहले आदिवासी इलाकों में जो राजे रजवाड़े थे वो भी जल्दी से नहीं जाते थे। इवन यहां तक स्थिति थी कि राजे रजवाड़े आदिवासी इलाकों से गुजरने के लिए अपनी तरफ से टैक्स देते थे आदिवासियों को। जिसे जैसे अगर हम लोग भील प्रदेश वाले हिस्से में कहते हैं टाका, टाका जो बेसिकली एक तरीके से टोल टैक्स जो है, टाका जो उसको कहते थे। ऐसी तरीके से मीणा वाला जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, इसमें से भी जब रियासत के लोग जाते थे या कोई व्यापारी जाता था तो वो भी अपनी तरफ से सुरक्षा के लिए पैसा देता था। अलग अलग तरीके नामों से ये टैक्स लिया जाता था। आदिवासी लेते थे रजवाड़ों से, और इवन अंग्रेजों से भी शुरुआती दौर में लेते रहे थे। तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि आदिवासी इलाकों में जाए। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के क्या किया कि इस इलाकों में जब उसने देखा कि बहुत सारे रिसोर्सेज है, तमाम तरीके की चीजें हैं और जमीनें हैं, तो उन्होंने उसको एक्वायर करने के लिए आदिवासी इलाकों में इंटरफेयर करना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि आदिवासियों के जो सरदार हुआ करते थे उनको लालच देने की कोशिश की। हालांकि उसमें बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जो उस लालच में आ भी गए थे। किसी को अलग अलग तरीके के लालच दिए गए। सामान के लालच होते थे उस समय, कपड़ों के लालच हो जाते थे, जंगली जानवरों का लालच होता था, थोड़ा बहुत पैसे का भी लालच दिया जाता था। तो इस तरीके की लालच देकर के आदिवासियों को अपने फेवर में करने की कोशिश हुई थी। इसी के खिलाफ जो मांझी हुआ करते थे, जो मुखिया होते थे, मांझी बेसिकली मुखिया से आता है, जो उस आप संथालों में देख लीजिए या पहाड़ी आदिवासियों में देख लीजिए तो पता चलेगा कि जो मांझी होता था, जो मुखिया होता था गांव का, उसे मांझी कहा जाता था। तो वो मांझियों को, जब मांझियों ने उनके खिलाफ बगावत करना शुरू किया तो हम देखते हैं कि उस आंदोलन को नेतृत्व करना जो है शुरू करते हैं तिलका मांझी। और जो कि एक जो मांझी के ही बेटे थे, मतलब गांव का जो मुखिया था उसके बेटे थे वो। और इस दौर में हम लोग देखते हैं कि ये वो दौर भी है जब जिसे आज हम लोग कलेक्ट्री सिस्टम कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो आज की तारीख में जिसे हम लोग कोट एंड कोट आईएएस कहते हैं। ये आईएएस का जो सिस्टम है, ये कलेक्ट्री का जो सिस्टम है, ये 1772 में पहली बार हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, भारत में जब शुरू हुआ था। और पहली बार जो कलेक्टर नियुक्त किया गया था वो भी भागलपुर में ही किया गया था। उसका नाम था ऑगस्टस क्लीवलैंड। ये पहला कलेक्टर था भागलपुर का, और देश का भी आप उसको कह सकते हैं। कलेक्टर का जो शुरुआती काम है आज की तारीख में, तो उसके पास ब्यूरोक्रेसी की पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है आज की तारीख में, तो जिले का मुखिया। लेकिन इसका शुरुआती जो काम है, वो शुरुआती काम होता था टैक्स कलेक्ट करना। इसीलिए वो कलेक्टर था, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो वो कलेक्ट करने वाला ऑफिसर कलेक्टर था। आज हम कलेक्टर को अलग तरीके से देखते हैं, बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति था वही कलेक्टर था, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था। और ये टैक्स कलेक्टर के तौर पर इस जो है व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो जब हम लोग देखते हैं कि इस इलाके से जब कुछ आदिवासी इनके फेवर, अंग्रेजों के फेवर में गए, कुछ बगावत में गए, तो यहां पर भागलपुर हिल रेंजर्स के नाम से एक प्राइवेट आदिवासियों की एक आर्मी अंग्रेजों ने बनाई थी। वो जैसे कि अपने इस राजस्थान में देखेंगे तो भील कॉप्स के नाम से थी, मीणा कॉप्स के नाम से, मीणा बटालियन जिसको कहते हैं, 42 देवली रेजिमेंट जो है, इस तरीके की एक बटालियन पहाड़ी आदिवासियों को मिलाकर के यहां पर भी बनाई गई थी। और उस भागलपुर को उस समय जो है सेंटर बनाया गया, आर्मी का बेस बनाया गया, भागलपुर हिल कॉप्स बनाई गई। और इसके जरिए दरअसल उन्होंने आदिवासियों को दो पार्टों में बांटना शुरू किया। एक वो आदिवासी जो ब्रिटिशर्स के साथ जाएंगे, एक वो आदिवासी जो खिलाफत में रहेंगे। और ये जो नीति थी जो है भागलपुर हिल कॉप्स बनाने की जो नीति थी, ये नीति आगे चल के आप देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में बटालियंस बनी है, अलग अलग प्राइवेट बटालियंस बनी है। भील भी तीन तरीके के, मेवाड़ भील कॉप्स है, एक आपका खानदेश भील कॉप्स है, मालवा भील कॉप्स है, मीणा बटालियन जो बाद में देवली रेजिमेंट बन गई। और इस तरीके से और भी अलग अलग कॉप्स जो है बनाई गई, अलग अलग हिस्सों में ये कॉप्स बनी है। तो ये एक नीति
अंग्रेजों ने यहाँ अपनाना शुरू किया था। बिल्कुल। इसके बाद अंग्रेजों ने एक और काम किया, वो ये था कि गैर आदिवासी जो बाहर के लोग थे, चाहे जमींदार थे, जो बाहर जिनकी जमींदारियां खत्म हो चुकी थी, जो राजा राजाओं के यहाँ काम करते थे लेकिन जिनकी जमीनें नहीं बची या जिनको कोई राजा राजा बड़ा डिसमिस कर देता था, उन सबको अंग्रेजों ने बुलाया और इन इलाकों में जमींदारी की जिम्मेदारी देना शुरू किया कि आप यहाँ जमींदारी का काम कीजिए। तो गैर आदिवासी समाज के लोग पहली बार आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों के समय आना शुरू होते हैं। पहली शक्ल होती है जमींदारों की शक्ल, दूसरी होती है व्यापारियों की शक्ल जो व्यापार करने के इरादे से इस इलाके में आए। तीसरी शक्ल होती है उन ऑफिसर्स की जो या तो रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने के कगार पर है, और उन सबको आदिवासी इलाकों में ला करके बसाया गया। फिर अगला जो चेहरा होते हैं वो होते हैं सूदखोर और महाजन किस्म के लोग, और जो कि इस इलाके में आकर के और इस पूरे के पूरे इलाके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, झारखंड का जो प्रदेश है जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, झारखंड में आप देखेंगे तो आजादी के पहले से ये आदिवासी इलाकों को मिला करके एक आदिवासी प्रदेश की बात चल रही थी, और वो बाद में झारखंड की शक्ल में हम सबके सामने आया। आप एक चीज देखिए, डेटा देखिए, 2001 का पॉपुलेशन का सेंसस देख लीजिए, 1951 का पॉपुलेशन का सेंसस देख लीजिए। उसमें एक स्टडी आपको करना है कि इस पूरे के पूरे इलाके में आदिवासी कितना है, गैर आदिवासी कितना है। आपको पता चलेगा कि 1951 से लेकर के आज तक 2000, अब तो खैर नई सेंसस की भी घोषणा हो गई है, शायद अगले से अगले साल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो पता चलेगा कि झारखंड में भी देखेंगे तो आदिवासी आबादी घट रही है। इसलिए नहीं घट रही है कि मतलब आदिवासी खत्म हो गए या आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है, वो नहीं वजह है। वजह यह है कि गैर आदिवासियों को लाया जा रहा है अलग अलग शक्ल में, और वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। आप पूर्वी राजस्थान में देख लीजिए, दक्षिणी राजस्थान में देख लीजिए, पूरी की पूरी आदिवासी बेल्ट थी, वहां पर गैर आदिवासियों को ला करके बसाया गया अलग अलग शक्ल में। अभी जैसे पूर्वी राजस्थान में एक नया सिलसिला शुरू किया कि बड़ी बड़ी रोड्स बन रही हैं, तो कोई रिजॉर्ट बनाने के लिए आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट बनाने के लिए आ रहा है, कोई और चीज बनाने के लिए आ रहा है, अलग अलग नामों से वो आ रहे हैं और वो इस इलाके में बस जा रहे हैं, और आदिवासी वहां से माइग्रेट करता जा रहा है। यही हुआ तिलका मांझी के दौर में, जब अलग अलग नामों से गैर आदिवासियों को आदिवासी इलाकों में ला करके बसाया जाने लगा। इवन यहां तक हुआ कि जो प्लेन एरियाज के जो लोग थे, मैदानी इलाकों के जो लोग थे, उन्हें ला करके इन पहाड़ी इलाकों में बसाया गया, हिली एरियाज में बसाया गया। और इन्हीं सब नीतियों से जो है खपा होकर के पहाड़ियाओं ने ये पूरी की पूरी जो बगावत थी जो 1778 से 1784 के बीच में चलती है, इस बगावत को अंजाम दिया था। और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो बगावत है, इस बगावत के पीछे दो तीन मोटा मोटी चीजें हैं। पहली चीज, आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासियों का प्रवेश, वो अंग्रेज हो, देसी हो, विदेशी हो, सारे लोग, पहली चीज। दूसरा चीज, आदिवासी इलाकों के संसाधनों पर बाकी लोगों का कब्जा। तीसरी चीज, आदिवासी संस्कृति पर जो है गैर आदिवासी वैल्यूज को थोपने का काम। ये तीन चार पॉइंट्स ऐसे थे जिनको ध्यान में रख करके आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी बगावतें शुरू होती है। वो जो सरकार ने पॉलिसीज बनाई फॉरेस्ट को लेकर के, वो बाद के दौर की कहानियां, लेकिन शुरुआती दौर में यही सब चीजें होनी शुरू होती है। तो गैर आदिवासी जैसे जैसे आदिवासी इलाकों में आते गए, डिस्टरबेंस क्रिएट होता चला गया, और उसी डिस्टरबेंस का नतीजा निकला ये पहाड़िया विद्रोह, जिसको तिलका मांझी ने लीड किया था। और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि भागलपुर हिल रेंजर्स प्लस ब्रिटिश बटालियन प्लस जो ऑगस्टस क्लीवलैंड और वहां के लोकल जमींदारों की जो जॉइंट फोर्सेस थी, उन्होंने इन पहाड़ियों के ऊपर जो है अटैक करना शुरू किया, और उस अटैक के खिलाफ में आदिवासियों ने मोबिलाइजेशन करना शुरू किया, और उसका नतीजा ये निकला 1784 तक आते आते नतीजा ये निकला कि आदिवासियों ने भागलपुर हिल रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर, भागलपुर कलेक्टर के ऑफिस पर, जो आज की तारीख में भागलपुर शहर का बीचों बीच है, उस ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया। और पहले जो कलेक्टर थे, जो आखिरी जो फाइट है, वो फाइट बेसिकली
ऑगस्टस क्लीवलैंड और तिलका मांझी और उनकी फोर्स के बीच में आमने सामने की फाइट है, जहां पर कि एक तरफ ब्रिटिशर्स अपने तमाम तरीके के जो मॉडर्न हथियार हैं, बंदूक है और बाकी के जो हथियार हैं उनके साथ लड़ रहे हैं, और आदिवासी जो हैं अपने परंपरागत जो हथियार हैं, चाहे तीर कमान है या फिर जो गोफन है, जो हम लोग अक्सर चिड़ियों को भगाने के लिए या बाग से आम तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पेड़ों से, वो गोफन अगर मुझे पता नहीं और क्या शब्द है उसके लिए, लेकिन भीली भाषा में तो उसको गोफन ही हमारे यहाँ कहते पे हैं। गोपियाँ बोलते हैं सर। हाँ हाँ, जी। गोपिया। बागड़ में उसको गोफन भी कहते हैं। तो उसको एक्चुअली उसकी जो अगर उसको इस्तेमाल सही से करने वाला हो, तो ऐसा है कि अगर ठीक से उसका इस्तेमाल करने वाला कोई व्यक्ति जानता हो तो वो किसी भी सामने वाले को घायल कर सकता है उसके निशाने से, इतना मारक होता है। और तीर से तो हम जानते हैं कि वो घायल ही नहीं होता, इंसान मर भी जाता है। तो उन्हीं परंपरागत हथियारों के साथ लड़ते हैं, और उसमें ये होता है कि ऑगस्टस क्लीवलैंड को जो है तिलका मांझी की तीरों से वो घायल हुए, और वो जो फाइनल बैटल था उसमें हुआ है कि ऑगस्टस क्लीवलैंड को मैदान छोड़ के बाहर जाना पड़ा। और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उस घायल अवस्था में हुआ ये कि उसी रात जिस दिन में ये बैटल चल रहा था, उसी शाम में ऑगस्टस क्लीवलैंड को इलाज के लिए तुरंत ये डिसाइड किया जाता है कि उसे ब्रिटेन भेजा जाएगा इलाज के लिए। लेकिन वो कैलकाटा तक पहुंचते हैं, और हुगली के किनारे रिवर जहां से जहाज जाते थे, वहां पहुंचने से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती है। मतलब तिलका मांझी के तीरों से जो है ऑगस्टस क्लीवलैंड की डेथ हो जाती है। और इसीलिए कलकत्ता जो सिमेट्री है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को जहां दफनाया गया था, सिमेट्री जो थी, वहां पर आज भी ऑगस्टस क्लीवलैंड की जो है जो कब्र है वो देखी जा सकती है। उसका जो है बाकायदा प्लेटफॉर्म पर लिखा गया। इसीलिए ये जो पूरी की पूरी खैर बाद में हुआ ये कि तिलका मांझी को और बाकी, क्योंकि कुछ समय के बाद फिर से ब्रिटिश फोर्सेस ने और उन्होंने रिटेलिएट किया, और अंत में वो इस मूवमेंट को क्रश करने में, तत्काल के तौर पे क्रश करने में सक्सेसफुल रहते हैं, और तिलका मांझी को गिरफ्तार करके उसी पेड़ पर जिसका मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि जो भागलपुर कलेक्टर ऑफिस के बाहर था, उसी पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसीलिए, और ये तारीख जो है इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि तिलका मांझी वो शख्स जो आजादी का, ये कह सकते हैं कि आदि विद्रोही ही है। आदि विद्रोही बेसिकली ग्रीक परंपरा में, रोमन परंपरा में एक नायक है, जो जिसे बहुत सारे लोगों ने अगर फिल्में देखी होंगी, तो एक फिल्म आई थी 300 के नाम से। 300 में एक कैरेक्टर है स्पार्टाकस, जो ट्राइबल वहां के, जो रोमन्स के आने के पहले जो वहां के लोकल लोग थे, उन लोकल आदिवासियों का नेता है, जिसका नाम है स्पार्टाकस, जिस पर फिल्में भी बनी, स्पार्टाकस के नाम से भी फिल्म बनी। जो स्पार्टा के रहने वाले लोग थे, उसका नायक है स्पार्टाकस। और वो फिल्म की स्टोरी ये है कि 300 जो है आदिवासी हैं, जिन्होंने रोमन एम्पायर के खिलाफ, जो पहले दूसरे इलाके में रूल कर रहा था, उस रोमन एम्पायर के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी। और तब लड़ाई लड़ी जब उन्हें पता था कि वो एम्पायर का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जमकर विरोध किया, जमकर लड़ाई लड़ी। फाइनली उन्होंने शुरुआती फेज में रोमन्स को हरा दिया था। और इसीलिए स्पार्टाकस को आदि विद्रोही के तौर पर जिक्र किया जाता है। अगर जो लोग साहित्य के शौकीन हैं, उन्हें एक नोवेल इसी पर आया था, उस स्पार्टाकस के उसका नाम है आदि विद्रोही है। हावर्ड फास्ट का नोवेल है वो, 1952 में वो किताब आई थी और नोवेल आया था, और आज भी आपको मिल जाएगा। खैर, तो वही अगर भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो तिलका मांझी जो है वो पहले विद्रोही है, आदि विद्रोही स्पार्टाकस है। इंडियन सेंस में देखें, वो ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि वो इतने बड़े एम्पायर का मुकाबला नहीं कर सकता, उसके बावजूद वो लड़ता है और अंग्रेजी हुकूमत को वो डिफीट देता है। इसीलिए आज के दौर में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है
तिलका मांझी को याद करना या बाकी आदिवासी नायकों को याद करना कि भाई आ, मतलब ऐसे लोग जिनके को पता है कि आगे डेथ है, जी, जिन्हें पता था कि आगे डेथ है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग लड़ रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और हमें अगर उससे कुछ सीखा जा सकता है, अगर मैं ये जो वाकया मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट में, अगर आप किसी को विस्तार से पढ़ना है तो जो पुस्तक जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सामने जो सर भी दिखा रहा है उसमें भी वो मौजूद है। लेकिन एक चीज जो मेरी पुस्तक है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, उसको आप विस्तार से पढ़ सकते हो। उसका पहला चैप्टर ही तिलका मांझी है, और उसकी वजह यही है कि भाई वो पहला व्यक्ति है जिसने बगावत की शुरुआत की अंग्रेजों के खिलाफ, आदिवासी नजरिए से, आदिवासियों की तरफ से आप देखेंगे तो इसीलिए आप इसको हमारे लिए याद करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे दौर में भी आज भी आप देखेंगे तो आदिवासियों के ऊपर तमाम तरीके के हमले हो रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चले गए तो आदिवासियों के संसाधनों पे कोई कब्जा नहीं कर रहा, आदिवासी संस्कृति पे कोई हमला नहीं कर रहा, आदिवासियों को फोड़ने का काम कोई नहीं कर रहा जो है। तो इसीलिए हमें, मुझे लगता है कि तिलका मांझी का यही हमारे लिए रिलीवेंस है कि हम उस नायक को याद करें, उस हीरो को याद करें, अपने उस पुरखे को याद करें जिसने आजादी के आंदोलन की शुरुआत की। इतिहास की किताबें भले ही हमें ये बात नहीं पढ़ाती, इतिहास की किताबें तो बहुत कुछ नहीं पढ़ाता है। इतिहास की किताबों ने तो गोकुल मीणा, भूमना मीणा के बारे में भी नहीं पता, इतिहास की किताबों ने तो पदिया मीणा के बारे में नहीं बताया, टंट्या भील के बारे में भी नहीं बताया। तिलका मांझी, गुंडाधुर से लेकर के इतिहास की किताबें तो बहुत सारी चीजें नहीं बताती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने इतिहास को फिर से खंगालने की जरूरत है, फिर से उसे जो है पढ़े जाने की जरूरत है, उसे लोगों को बताए जाने की जरूरत है, ताकि हमारा जो समाज का जो इतिहास बोध है, जो हिस्टोरिकल सेंस जिसको कहते हैं, हम उसको फिर से जिंदा कर सके। तो मुझे लगता है कि यही मुझे लगता है कि तिलका मांझी को याद करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप उनके बारे में पढ़ें, समझें, जानें, और मुझे लगता है इतना काफी होगा। जी जी सर, ये अभी एक भाई है, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज जी, नहीं आ आ रही। रही आ रही आ रही हाँ आपकी जी। आवाज। अब सर किसी ने पूछा है कि आपकी जो बुक है राष्ट्र निर्माण में वो आदिवासी योगदान है, उसकी मतलब कितनी प्रतियां बिक चुकी है ना, ये कोई जानना चाह रहे हैं। अगर मैं हिंदी वाले पब्लिकेशन की बात करूं तो तीसरा संस्करण खत्म हो गया है, मतलब 15,000 के आसपास, एक संस्करण 5,000 का चल रहा है, तो जी 15,000 के आसपास कॉपियां निकल चुकी हैं। अभी चौथे संस्करण की तैयारी चल रही है। मराठी संस्करण इसका आ चुका है, गुजराती, अंग्रेजी जी और उड़िया, तीनों जी पे अभी काम चल रहा है। तो जी मतलब सबसे पहले अंग्रेजी वाला आएगा, जो कि मुझे लगता है कि होली के आसपास तक आ जाएगा। जी, जी मुझे लगता है कि कप्तान साहब, मैं बताऊं तो आदिवासी इतिहास पर मुझे लगता है कि शायद ही इतनी ज्यादा बिकने वाली ये पहली प्रति है। आप जी इसको देखेंगे तो आदिवासी इतिहास पर जो है कि बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन पता नहीं क्यों वो काम लोगों तक पहुंचा नहीं, या लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आई। हमारे भी लोगों ने बहुत सारा लिखा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक चीज पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि मीणा इतिहास पर ही कई सारी किताबें हैं, उसमें मीणाओं के ओरिजिन को लेकर के लिखा था कि मतलब अब ये एक प्रॉब्लम तो है ही, जो लोग लिख रहे हैं उनके साथ। उन्होंने, किसी ने लिखा कि भाई मीणा जो है मीन शब्द से आता है, और मीन जो है संस्कृत में जो है मछली के लिए है, और मछली जो है विष्णु का अवतार है, तो इसलिए मीणा विष्णु के अवतार है, करके ऐसा कहानी लिख दी। तो मतलब तुकबंदी ही लिखनी है तो मतलब कुछ भी लिख सकते हो। तो वो वही मामला है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा, इस तरीके की तुकबंदियां लिख दी। एक किसी ने शायद सोशल मीडिया पे कहीं किसी ने शेयर किया था, किसी व्यक्ति का जो है मतलब रेफरेंस देते हुए एक्चुअली किसी ने किताब लिखी थी कि फला व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस तरीके से किसी ने लिख दिया। तो अब ये जो जो लोग लिख भी रहे हैं, तो इस तरीके का बहुत सारा कचरा भी लिख दे रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि वो किताबें नहीं पहुंच पाती। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि आदिवासी इतिहास पर ये जो किताब है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, अब तक का सबसे बेहतरीन जो है, मुझे लगता है कि उसका रिस्पॉन्स है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि अभी मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट भी आदिवासियों पर ही है,
और मुझे उम्मीद है कि वो होली तक वो भी आ जाएगा, वो एक नया प्रोजेक्ट होगा। ये ट्रांसलेशन का काम तो क्या है कि अलग अलग पब्लिशर्स करते रहते हैं, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा तो एक बार जो लिखना था मैंने लिख दिया, अब अलग अलग भाषाओं के लोग अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रकाशन वाला अपना चलता रहता है। लेकिन ये जो मेरा काम है ये एक नया काम है, आदिवासी इतिहास पर ही ये काम है। तो उम्मीद है कि ये मार्च तक मीन्स होली तक ये किताब भी जो है आ जाएगी पब्लिक डोमेन में। तभी जो है इसका नाम से लेके सारी चीजें हम लोग रिवील करेंगे, अभी इसको इतना ही रखा जाए जी। जी सर, जी सर, आपके प्रयास सर है ना बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं यहाँ पर इनको बताना चाहूंगा सर, जो भी सुन रहे हैं, कि मैंने आपको जब भी निवेदन किया कि आज लाइव दे सकते हैं, जैसे आज तिलकमादी साहब का आज शहादत दिवस है, तो आपने को मैंने पहले भी याद किया खरसावां कांड को लेके, उससे पहले भी याद किया बिरसा मुंडा साहब को लेके, तो अब हमेशा आपने कभी ना नुकुर नहीं की और ना 2 मिनट लगाए। तो मतलब आपसे मतलब कितना इंस्पायर होते हैं, कितना प्रेरित होते हैं लोग, आपको सुनते हैं और मतलब आपकी बुक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते थे जानना चाहते हैं। बाकी हैं ये लोग, आपको सर बहुत बहुत मतलब बधाई देना चाह रहे हैं मकर संक्रांति की एडवांस में। और आप सभी आपका को सर एक क्वेश्चन और, कि आपकी जो बुक है वो अमेजोन पे ही अवेलेबल है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म ये पे भी सब जगह अवेलेबल है, है? सब जगह अमेजोन पर है, बुक्स वैगन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, सब जगह है। जी जिसको सर। जहां सस्ती मिल जाए ले लीजिए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अमेजोन पर, तो आप देखेंगे कि जब ये किताब आई थी लगभग 1 महीने तक बेस्ट सेलर थी, ऑनलाइन में बिकने वाली किताबों में बेस्ट सेलर रही है ये किताब। जी सर। तो और वो किताब के कवर पे भी, क्योंकि ये जो प्रकाशन वाले वो मार्केटिंग जब करते हैं तो वो नीचे लिख भी देते हैं बेस्ट सेलर जो है। खैर, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस किताब को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मुझे पता नहीं अलग अलग जगहों से लोग कहाँ से खरीद रहे हैं, लेकिन आपको हर जगह मिल जाएगी। जहां सस्ती मिल जाए वहां से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे ज्यादा चाहता है किताब, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग शॉप्स पर भी किताब रखते हैं और चाहते हैं, तो वो प्लीज डायरेक्टली मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रकाशक को भी कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं उनको वहां से। क्योंकि ऑनलाइन में तो थोड़ा कम डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में जो ज्यादा लोग खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, उनको वहां से ज्यादा मिल जाता है। तो अगर कोई उस तरीके का बंधु है जो चाहता है कि भाई बल्क में कुछ किताबें खरीदे, 150 किताबें, ज्यादा किताबें, तो वो वहां से भी ले सकता है जी। जी सर, मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा कि सर एक्चुअली आपने जैसे कि बताया कि जो पहले जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं और उनको, और अभी आपने बुक लिखी है उसकी अच्छी प्रतियां बिक रही हैं, लेकिन फिर भी एक कनेक्टिविटी जो होती है, एक जो चेन होती है बिटवीन पब्लिकेशन एंड जो हमारे लोग हैं इनके बीच में, उस चेन की कमी है। हमारे यहाँ पे जो रीजनल शॉप्स होनी चाहिए थी, जो आदिवासियत को या संविधान को समर्पित होनी चाहिए थी, उस तरह की नहीं है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि बालाजी मोड़ पे अभी मतलब हमारी शॉप रहेगी, वो प्रॉफिट के पर्पज से नहीं है, वो मतलब जितने में हम जो भी डिस्काउंटेड रेट जितने पे भी हमें मतलब पब्लिकेशन से मिलने वाली है उसी रेट में हम वहां पे देने वाले हैं। इसके अलावा तो आप बालाजी मोड़ पे मतलब ये 2-4 दिन में मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं है ना आपको मैं वहां का एड्रेस देने वाला हूँ यहाँ पे लाइव में ही। और इसके अलावा अपनी जो बाड़ी महापंचायत जितने भी होती है, जहाँ पे भी मतलब जो आदिवासी लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे भी एक वैन खड़ी रहेगी हर जगह पे, जिसमें ये सारी बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। आपको अरे जो भी वाह। काम की बुक चाहिए, चाहे वो डॉक्टर साहब की हो या हरिराम जी की हो, या फिर राइटर्स को बहुत सारे हैं, मतलब सभी की जो भी काम की होंगी, मतलब जो रिकमेंडेड होगी। अदरवाइज तो वैसे तो जो जिसको मनुवाद का ही चोला पहना दे, मीना की उत्पत्ति आदि मछली है वो मत्स्य अवतार से करवा दे, भगवान विष्णु वो से मीन भगवान से करवा दे, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी बुक को पढ़ने का। ये बताना चाहिए सर। प्लीज एक प्रगति मैदान में आप थोड़ा स्टॉल नंबर, और आपको याद होना कि आपकी बुक्स या आदिवासियत पे जो बुक्स है मैक्सिमम, वो मतलब कौन सी स्टॉल पे मिल सकती है, उसका और नंबर क्या होगा, या देखिए फिर आपकी बुक कौन जगह मिल सकती है? वहाँ क्या है कि पब्लिकेशंस के लिए अलग अलग स्टॉल्स अलॉटेड हैं। जी। तो इस तरीके से नहीं है जैसे कि अपने इलाके में जो एक स्टोर है उस पर तमाम तरीके की बुक्स मिल जाए, ऐसे कम होता है। वहाँ अलग अलग प्रकाशन है। जहाँ जो मेरा प्रकाशन है उसका नाम है अनबाउंड पब्लिकेशन। ये हॉल नंबर 3 में स्टॉल नंबर है K08 और 05 जी। जो है स्टॉल नंबर है। तो वहां से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉल नंबर 3 में आप अनबाउंड खोजेंगे तो K05 पे जो है आप जाकर के ले सकते हैं, तो वहां मिल जाएगा। और भी आप देखेंगे तो बहुत सारी पब्लिकेशन की वो तो देखिए ऐसा है, मेला है तो मेला है, तो अगर कोई बंधु दिल्ली में है और अगर वो पुस्तक मेले में नहीं गया, तो ये समझो कि बहुत बड़ी चीजों से वो वंचित हो जाता है। ये वैसा ही है कि आप किसी मेले में जाएं
और वहां आप जो मेन चीज है उसी को नहीं देख पाए या मेले के बगल से निकल जाएं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो जाकर के ले सकते हैं। अभी विजय सिंह जी ने जानकारी दी है कि उन्होंने आज खरीदी है, 200 रुपए में वो किताब मिल रही है। तो आप मतलब कहीं से भी जाकर के ले सकते हैं। अलग अलग आप दिल्ली में अगर बुक फेयर जा रहे हैं तो 200 रुपए में वही मिल जाएगी। ऑनलाइन में शायद इतने की ऑनलाइन में होगी या थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। तो जहां से आपको सस्ती मिल जाए वहां से ले सकते हैं। और आदिवासी एकता परिषद का जो सम्मेलन आज नेपानगर में चल रहा है वहां पर भी वो किताब मराठी और हिंदी दोनों संस्करण वहां पर मौजूद है जी। जी, डिस्काउंट मिलता है सर। मैं हर बार 30, 40, 50,000 की खरीदता हूँ, और एक दो दिन में अभी भी खरीदने वाला हूँ। अरे वाह। वहां पे जाने भी वाला हूँ, तो बहुत ही हाँ। अच्छा सर। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सर बहुत है, और मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, जो आप मतलब हाँ। टाइम निकाल के आते हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथियों को शुक्रिया कि जी आपने हमें सुना, ये टाइम दिया। आज के दौर में ये देखिए कप्तान साहब, एक बातचीत और है, बोलने वाले बहुत है, जी सुनने वाले नहीं है। लेकिन हमारे पास लकीली एक अच्छी बात यह है कि आपके पास एक बड़ी ऑडियंस है जो सुनती है आपकी बात को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार। थैंक यू। तो भाई लोगों, ये हुआ हमारे जो प्रथम शहीद स्वतंत्रता संग्राम के तिलका मांझी, मतलब इनके बारे में है ना, इनके बहाने से जो भी आदिवासी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती थी। इसके अलावा आप लोगों की कई जो प्रगति मैदान में अभी जाने वाले हैं, वहां से शॉपिंग करने वाले हैं, हमारी जो काम की बुक्स हैं, तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि घर पे जाके मेरे पास में कुछ मतलब जो भी डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया, या दूसरे जो राइटर्स की जो बेटर वाली बुक है, जो अच्छी है, जिनसे आपको रियल में कुछ सीखने को मिलता है, तो उनको मैं अभी थोड़ी देर में मतलब सबका फोटो खींच के एक कवर फोटो लगा देने वाला हूँ फेसबुक पे। तो उसको एक बार देख लें ना, उसमें मतलब उन बुक को खरीदोगे तो आपको बेटर नॉलेज मिलने वाली है। बिकॉज इतिहास को जब मिक्स कर दिया जाता है तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता है ना। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार, एंड जय संविधान।